हेलो साइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से सफलता के इस सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है प्राणी जगत। यानी अगर हम अंग्रेजी में बताएं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर को हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसी अकॉर्डिंगली हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके चैप्टर के बारे में यही मानना है लोगों का कि काफी रटने वाला होता है, काफी बोरिंग होता है। लेकिन इसको रटने वाला बनाएंगे ही नहीं, इसको बोरिंग बनाएंगे ही नहीं, इसको अपने अंदाज में पढ़ेंगे। इसको अपने अंदाज में पढ़ेंगे तो पहले हम समझना चाहें, जैसे मान लीजिए हम प्राणी जगत कह रहे हैं, भैया प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो आखिर में इस चैप्टर में क्या खास बात है या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम ये जान लें। तो प्राणी जगत के अंदर जब हम जाएंगे चैप्टर में, तो हम डिस्कस करेंगे किसको भैया, तो प्राणी जगत में हम इसके वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात आएगी कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है या क्यों जरूरी है। किसी भी प्राणी को वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि वर्गीकरण क्यों और क्यों जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या समस्या होगी। चलिए इसको समझ लेते हैं अपनी भाषा में। थोड़ा सा कनेक्ट होइए आप। थोड़ा सा कनेक्ट होने के बाद मैंने एक लेटर लिखा। क्या लिखा? लेटर लिखा, और लेटर पे लिख दिया पीयूष। क्या लिख दिया भैया? पीयूष लिख दिया। अब इस लेटर को हमने लेटर बॉक्स में ले जाके ड्रॉप कर दिया। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जिस पीयूष के लिए हमने लेटर लिखा है उसी पीयूष तक ये लेटर जाएगा? प्रोबेबिलिटी बहुत, क्योंकि पूरा वर्ड है, हमने कोई चीज मेंशन की ही नहीं, तो हमारे तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी जो होगी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम आसार होगा। अगर हम देखते जाएं तो लगभग नगण्य में आसार होगा कि हमारे तक पहुंचे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो बहुत पीयूष नाम के लोग होंगे। फिर हमने क्या किया, इसी को थोड़ा स्पेशलाइज किया। हमने कहा कि नहीं भैया पीयूष, लेकिन हम इसी लेटर के आगे लिख दें भारत, लिख दें। चलिए भैया भारत भी लिख दिया। तो अब भारत में पाए जाने वाले जितने पीयूष हैं उनके तक इस लेटर के पहुंचने के चांसेस हो जाएंगे। फिर भैया कहा कि नहीं अभी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर हमने क्या किया, इसी लेटर में आगे ऐड कर दिया उत्तर प्रदेश। क्या कर दिया भैया? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जितने होंगे पीयूष उनके तक पहुंचने के चांसेस बन जाएंगे। फिर इसी उत्तर प्रदेश में हमने ऐड कर दिया लखनऊ। क्या ऐड कर दिया? लखनऊ। चलो लखनऊ ऐड कर दिया। तो अब लखनऊ में जितने होंगे पीयूष उनके पास से लेटर जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसी नाम में आगे डॉक्टर लगा दिया। जब डॉक्टर लगा दिया तो अब लखनऊ में जितने पीयूष नाम के डॉक्टर होंगे उनके पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी धीरे धीरे हम एक एक फीचर ऐड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही लेटर हमारे पास आते जा रहा है। आप इसको फील कर पा रहे हैं? यही लेटर हमारे पास आते जा रहा है। तो क्या अगर किसी प्राणी को हम केवल प्राणी बोल दें कि भैया ये प्राणी है, ये एनिमल है, तो क्या हम उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस बात से गैदर कर पा रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं भैया। तो आखिर में एक एक इंडिविजुअल प्राणी के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो आपने देखा होगा जब जीव जगत पढ़ा होगा आपने, तो जीव जगत में वर्गीकरण किया गया है प्राणियों का। और आपने पढ़ा होगा कि पहला जो होता है वो क्या होता है? किंगडम होता है। पढ़ा होगा आपने किंगडम, इसका जिक्र किया गया होगा, किंगडम। फिर किंगडम के बाद आपने पढ़ा होगा फाइलम। फाइलम के बाद आपने पढ़ा होगा क्लास। क्लास के बाद पढ़ा होगा ऑर्डर। क्लास के बाद पढ़ा होगा फैमिली। फैमिली के बाद पढ़ा होगा ऑर्डर। ऑर्डर। ऑर्डर के बाद पढ़ा होगा जीनस। और जीनस के बाद पढ़ा होगा स्पीसीज। लगभग हम इतने ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बांटते हैं हम लोग जब भी वर्गीकरण की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसकी जरूरत क्या पड़ी या इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो बहुत बेसिक सी बात करें तो बहुत पहले जाएं तो हम पहले जो जंतु हुआ करते थे, जो भी जीव हुआ करता था, चाहे वो पादप हो या अब हम प्राणी बोलें, पादप या प्राणी बोलें,
पहले जो भी जीव था उसको दो भागों में ही बांटा गया था, पादप में और प्राणी में। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अप्रोच लगाया, लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी थी जीव के वर्गीकरण की, उसे प्रतिपादित किया किसने? आर एच विटेकर नामक साइंटिस्ट ने। आर एच विटेकर, आर एच विटेकर नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? प्राणियों का वर्गीकरण किया और कुछ आधार को उन्होंने कॉमन रखा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहले हम उसके बारे में जानेंगे। ए आर एच विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। हम जानेंगे किन किन चीजों को आधार बनाया अपने क्लासिफिकेशन के दौरान। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे। अपने क्लासिफिकेशन के दौरान किन किन चीजों को हमारे आर एच विटेकर साहब ने आधार बनाया। ठीक है, तो पहले तो हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जब भी आर एच विटेकर साहब ने डिवाइड किया जंतुओं को, तो बहुत से चीजों को आधार बनाया। कैसे भैया? एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिका संगठन के आधार पे, कोशिका संगठन के आधार पे। फिर भैया किसके आधार पे? कोशिका संगठन के आधार के साथ साथ पोषण के तौर तरीकों से, कि पोषण कैसे प्रदान होता है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। और भैया क्या रहा? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसे होता है। इन तमाम चीजों को क्या किया? उन्होंने जोड़ा और उसके अकॉर्डिंगली या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जीवों का वर्गीकरण किया। तो आइए हम देखते हैं पहले कैसे वर्गीकृत किया गया, ताकि इस चैप्टर से आप कनेक्ट हो सकें। पहले कि जिस भी प्राणी के बारे में जान रहे हैं, उस प्राणी के बारे में इनके क्लासिफिकेशन या इनके वर्गीकरण के हिसाब से आपको कितना आइडिया है। फिर हम वेरियस ग्रुप्स में प्राणियों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, एक एक कॉमन फीचर ऐड करते हुए। यही हमारा तरीका होगा, यही हमारा तरीका होगा भैया। तो तरीका यही होगा। तो चलिए जानते हैं आर एच विटेकर साहब ने क्या क्या लिया था। तो आर एच विटेकर साहब की बात करें तो कोई भी जीव जो आर एच विटेकर साहब ने सेलेक्ट किया था, इनिशियली शारीरिक संगठन यानी कोशिका संगठन के आधार पे उसको दो तरीके में बांटा था। एक बोला था कि जीव या तो यूकैरियोट होंगे, जीव या तो यूकैरियोट होंगे या प्रोकैरियोट होंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया जीव या ऑर्गेनिज्म लिख लेते, हम जीव लिख लिया या ऑर्गेनिज्म लिख लेते, या जीव की बात करें अगर हम, तो हम देखेंगे दो तरह के वर्ग में बांटा इन्हें। एक को बोला प्रोकैरियोट। क्या बोला भैया? प्रोकैरियोट। और दूसरा हुआ करते थे क्या? यूकैरियोट। क्या भैया? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि भैया प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। लेकिन पहले इस वर्गीकरण को पूरा कर ले हम लोग, फिर एक एक करके डिफाइन करेंगे कि भैया प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है। जब भी हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो जैसा कि हमको बहुत पहले से ही आइडिया होगा कि प्रोकैरियोट हम उन ऑर्गेनिज्म या उन जीवों को कहते हैं जिनके अंदर जो कोशिका होती है वो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेले या कोशिकांग जो होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या संरचना नहीं पाई जाती है। यानी कोशिका झिल्ली का अभाव होता है इनके जो कोशिका अंग होते हैं उसमें, कोशिकांगों में। इस वजह से क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। कैरियन टर्म हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए, यानी केंद्रक के लिए। यानी हम सिंपली बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस या केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट।
और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड कोशिकांग थे, क्यों भैया? क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, जिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के होने के नाते अगर हम बता सकें कि भैया ये इनका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला जगह इनका न्यूक्लियस है, या ये वाला जगह इनका ये है, जैसे समझने की कोशिश करें तो अगले पीपीटी पे समझ लें। जैसे मान लीजिए हमने एक जगह दे दी, ऐसे हमने एक स्पेस बना लिया, सॉरी, हमने क्या की, स्पेस बना ली, ऐसे एक जगह बना ली। मान लीजिए हमारा घर ही है, हमारा घर है और इसमें कोई पार्टीशन अगर नहीं हुआ है, कोई दीवार हमने नहीं बनाई है, तो आप क्या इस कंडीशन में बता पाओगे कि हमारा किचन कौन सा है, बाथरूम कौन सा है, बेडरूम कौन सा है? नहीं बता पाओगे जब तक कि हम इसका पार्टीशन ना करें। तो सिंपल सी बात है, पार्टीशन किससे होगा? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर पार्टीशन जो होगा या बंटवारा जो होगा या आइडेंटिफिकेशन जो होगा, वो किसके द्वारा होगा? कोशिका भित्ति के द्वारा होगा। और कोशिका भित्ति ही नहीं होगी तो आप वेल या क्लियरली डिफाइन कर ही नहीं पाओगे कि भैया एक कोशिका कैसी है, या उसमें कौन सा कोशिकांग कहाँ पे है, न्यूक्लियस कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं होगा, होगा केंद्रक, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ऐसा कोई सेल तो पॉसिबल ही नहीं है जिसमें न्यूक्लियस ना हो या कंट्रोलिंग सेंटर ना हो। लेकिन न्यूक्लियस अगर हम बात करें कि अगर एक कोशिका है, सपोज करिए एक कोशिका हमने बनाया, तो हम बताते हैं कि ये उसका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारे न्यूक्लियस के कंटेंट होते हैं। लेकिन आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर हम क्या करें, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसे हटा दें, ऐसे इसे क्या करें, हटा दें। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने हटा दिया, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ थे वो क्या होंगे? ऐसे फैल जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब फैल जाएंगे तो उस कंडीशन में आप तो नहीं बता पाएंगे, ना हम बता पाएंगे कि भैया न्यूक्लियस कहाँ पे है। यानी इन्हीं कोशिकाओं को जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उनको प्रोकैरियोट कहा गया, और जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था उन्हें क्या बोला गया भैया? यूकैरियोट बोला गया। तो इस तरह कोशिका के संगठन के आधार पे जो जीव था उसको पहले आर.एच. विटेकर साहब ने दो हिस्सों में बांटा। बोला कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, या तो प्रोकैरियोट होंगे या क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे। क्लियर है? अब हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट देख लिया, इसका मतलब भी हमने समझ लिया। चलो हमने ये जान लिया कि चलो एक प्रोकैरियोट है और एक क्या है, यूकैरियोट है। प्रो मतलब जिनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि उनके पास कोशिका भित्ति नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। यूकैरियोट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको हम यूकैरियोट बोल रहे हैं। अच्छी बात। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव या तो इनिशियल तरीके से या कोशिका का कैसा स्वरूप है उसका, उसके हिसाब से वो प्रोकैरियोट हो सकता है या यूकैरियोट हो सकता है। अच्छी बात। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होते हुए भी अगर एक कोशिका, मान लीजिए कोशिका हम बात करें जिसको हम प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, अगर वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है, मान लीजिए प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है, तो जो प्रोकैरियोट है मान लीजिए एक सिंगल सेल से बनी हुई, यानी हम बोलें कि अगर ये एक कोशिका से बना हुआ है तो हम उसे बोलेंगे एक कोशिकीय। बोलेंगे कि नहीं? एक कोशिकीय। तो आर.एच. विटेकर साहब ने बताया कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, और उनको एक अलग अलग ग्रुप दिया। इनको एक अलग ग्रुप दिया जिसको बोला गया क्या? मोनेरा। क्या बोला गया भैया? इनको बोला गया किंगडम मोनेरा। क्या बोला गया भैया? मोनेरा। तो हमारा पहला किंगडम ऐसे उभर के आया, उसका नाम, जिसका नाम था मोनेरा। चलिए पहला किंगडम मिल गया हमें, हमारा ये हमारा क्या है, पहला किंगडम है। तो जो हमारा प्रोकैरियोट होता है वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, हमेशा और हमेशा एक कोशिका का बना होता है। इसको रखा गया अलग किंगडम में जिसका नाम हुआ मोनेरा। फिर बात आई यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट देखेंगे तो यूकैरियोट दो तरीके के हो सकते थे। एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय भी हो सकते थे शारीरिक संगठन के हिसाब से देखें तो, और बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, और भैया बहुकोशिकीय भी होते हैं।
एक कोशिकीय भी होते हैं और क्या होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। अच्छी बात, एक कोशिकीय हो गए और बहुकोशिकीय हो गए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो गए, चलिए इसमें भी आगे देखते हैं। एक कोशिकीय कहने का मतलब यह है ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या जीव जो केवल एक कोशिका के बने हुए हैं, और बहुकोशिकीय बोलने का मतलब कि ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाओं से बने हो, तो हमने बहुकोशिकीय बोल दिया। तो जो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं, यानी सिंगल सेल से ही बने होंगे, एक सिंगल कोशिका का ही बना होगा जो भी जीव होगा, लेकिन जो भी एक सिंगल कोशिका होगी वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स उसके पास होंगे, न्यूक्लियस भी होगा या जो भी कोशिकांग हैं उसके, सेल ऑर्गेनेले हैं उसके, वो वेल डिफाइंड होंगे। तो इनको एक अलग किंगडम नाम दिया गया और इनको बोला गया क्या, मोनेरा। क्या बोला गया भैया, इनको बोला गया, सॉरी, इनको बोला गया प्रोटिस्टा। क्या बोला गया, प्रोटिस्टा। तो एक किंगडम हमें यही मिल गया जिसको हमने बोला क्या, प्रोटिस्टा। तो हमारे पास कितने हो गए किंगडम, 2 किंगडम हो गए। फिर बहुकोशिकीय में देखा गया, बहुकोशिकीय की बात करें तो इसमें देखा गया कि कोशिका भित्ति के आधार पे इसको फर्दर डिवाइड किया गया। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के आधार पे, कोशिका भित्ति के आधार पे, सेल वॉल के आधार पे। अगर कोशिका भित्ति के आधार पे देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म में कोशिका भित्ति पाई जाती थी और कुछ में नहीं पाई जाती थी। जिसमें पाई जाती है उसको पॉजिटिव दिखा लें और जिसमें नहीं पाई जाती है उसको निगेटिव दिखा लें। ठीक है, तो जिसमें पाई जाती है उनको देखेंगे, जिसमें लेकिन नहीं पाई जाती है उसको आर.एच. विटेकर साहब ने बोला एनीमेलिया। एनीमेलिया जिसे हम कहते हैं प्राणी जगत, किंगडम एनीमेलिया बोलते हैं। ये हमारा मिल गया तीसरा। फिर हमने बोला जिसके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है तो 2 बातें थी कि भैया ये अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरे से बनवाते हैं, यानी खाने के आधार पे, यानी पोषण के आधार पे, पोषण के आधार पे। तो अगर अपना खाना खुद बनाते हैं यानी अपना खाना खुद बनाए तो पॉजिटिव हमने दिखा दिया, अपना खाना दूसरे पे डिपेंडेंट है तो हमने नेगेटिव दिखा दिया। अगर अपना खाना खुद बनाते हैं तो इनको पादप जगत बोला गया, यानी प्लांटी बोला गया। और अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो इन्हें बोला गया फंगस, यानी कवक बोला गया। क्या बोला गया, कवक। तो ऐसे करके आर.एच. विटेकर साहब ने जो पूरा जीव वर्ग था उसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। इसमें भैया, तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, पादप में, कवक में और प्राणी में। जो हमारा ये टॉपिक है वो पढ़ना है किसके बारे में, हम लोगों को प्राणियों के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम केवल प्राणी बोलें तो आपको अभी इनके आर.एच. विटेकर साहब के इस क्लासिफिकेशन से प्राणियों के बारे में लगभग कितना पता है। तो हमें बस इतना ही आइडिया है कि भैया प्राणी जो होता है वो यूकैरियोट होता है, बहुकोशिकीय होती है और उसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यही 3 बातें तो हम जान रहे हैं प्राणी के बारे में। तो क्या ये 3 बातें एकदम सफिशियंट हैं सारे ऑर्गेनिज्म या सारे प्राणी के बारे में जानने के लिए कि भैया इनके पास जो कोशिका का संगठन है उसमें सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लस इनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो क्या ये 3 बातें जानना आपके लिए सारे प्राणियों के बारे में जानने के लिए वो है, कैपेबिलिटी रखते हैं आपकी किसका क्या कैरेक्टर होगा। तो इतना सफिशियंट नहीं है, तो फिर से फर्दर इसे क्लासिफाई किया गया। क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया फर्दर ऑर्गेनिज्म को। तो जो क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया, उनको वेरियस बेसिक्स पे वर्गीकृत किया गया, वेरियस बेसिक्स पे वर्गीकृत किया गया। यानी उसी का हमने दिया है हेडिंग कि वर्गीकरण के आधार पर, यानी बेसिक्स वर्गीकरण के आधार देखें, अगर आधार पर नहीं, यानी आधार की बात करें कि भैया वर्गीकरण का आधार क्या था, इसे मिटा दें। यानी क्लासिफिकेशन जो भी हमने प्राणियों का किया, क्योंकि प्राणियों के बारे में अभी तक हमें 3 ही बात पता है। क्या भैया, तो जो हमारा प्राणी जगत होता है वो क्या है, वो बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक होता है। और क्या होता है भैया, तो उसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हमने क्या किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की शरीर कैसे बना हुआ है जो भी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है
तो शारीरिक संगठन के आधार पे, यानी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अब थोड़ा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जानने की कोशिश करते हैं कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं अपने बारे में, तो हम बोलते हैं कोशिका होती है, फिर इन्हीं कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो मिलके अगर कोई विशिष्ट कार्य करने लगे तो हम उसे ऊतक कहा करते हैं। फिर भैया हम बोलते हैं कि यही ऊतक ऑर्गेनाइज होके अंग बनाते हैं। फिर अगर एक ही कार्य को दो या दो से अधिक अंग मिलके कार्य परफॉर्म करने लगे तो हम बोलते हैं अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्रों के मिलने से क्या होता है, शरीर बनता है, ऐसा हम बोलते हैं। ये केवल उन्हीं और उन्हीं के लिए लागू है जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि अगर एक कोशिकीय होते तो एक सिंगल कोशिका ही पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती। लेकिन अगर बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है तो हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, क्योंकि हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका तो होगी। तो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी का जो संगठन है, शारीरिक जो संगठन है, बहुकोशिकीय होते भी क्या सारी कोशिकाएं अकेले अकेले इंडिविजुअली काम करती हैं? अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी शारीरिक संगठन के आधार पे बात करें, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें, तो हमारे पास 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। कुछ बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें कोशिका ऊतक नहीं बना पाई होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो शारीरिक संगठन होगा उसे हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या उसे बोलते हैं सेलुलर ग्रेड, तो बोल रहे हैं अंग्रेजी में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो क्या होता है, कोशिका लेवल का होता है। यानी जो शारीरिक संगठन, कोशिकीय शारीरिक संगठन, कोशिकीय शारीरिक संगठन, इनके शरीर का संगठन जो होता है या इनका जो पूरा शरीर बना होता है किससे बना है, कोशिकाओं से ही बना। एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा भैया, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम एक एक करके जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सेल्स ऑर्गेनाइज होके ऊतक नहीं बना पाए। यानी एक सेल ए हो गया, 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 और सभी सेल अपना इंडिविजुअल काम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। सभी कोशिकाएं अपना इंडिविजुअल फॉर्म परफॉर्म कर रही हैं, कोशिका यूनाइट होके ऊतक नहीं बना पाई है। ठीक है, कोशिका यूनाइट होके या इकाई बना के ऊतक में परिवर्तित नहीं हो पाई हैं। ऐसा जहां शारीरिक संगठन पाया जाता है वहां पे हम बोलते हैं कि सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, एक बात इसके बारे में थोड़ा नोट भी कर लें, तो हम लिख लें इसके बारे में कि जहां पे कोशिका संगठित होकर ऊतक न बना पाती हूं, उसे ही तो बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भैया, उसे ही तो बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऐसे जीव जहां पे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिका ही है केवल, वहां पे एक चीज देखा गया है, जो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, यानी पुनर्उद्भवन की क्षमता इसमें ज्यादा पाई जाती है।
पुनर्उद्भवन की क्षमता यानी पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें ज्यादा पाया जाता है। पावर ऑफ रीजनरेशन, और रीजनरेशन की पावर क्या होती है भैया, तो इसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, यानी प्राचीन टाइप का। कैसे भैया, जैसे अभी हम बता रहे हैं, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। कैसे, इसे क्या कहते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन को भैया, तो जैसे मान लीजिए कोशिका ए हो गई, कोशिका बी हो गई, कोशिका सी हो गई, कोशिका डी हो गई, ऐसे करके ए बी सी डी हमने डाल लिया। अब यही कोशिकाएं इस पूरे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अपना काम कर रही हैं। इन्होंने यूनाइट होकर उत्तक तो नहीं बनाया है, लेकिन मान लीजिए एक कोशिका है बी, इसको लगा कि सी कोशिका डैमेज हो गई है, तो बी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो सी बन जाए, या सी के अंदर कैपेबिलिटी है कि ई बना ले, ई के अंदर कैपेबिलिटी है कि डी बना ले। अगर ऐसा कहीं है तो हम उसे बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसे एक और नाम देते हैं प्राचीन प्रकार का, प्राचीन प्रकार का श्रम विभाजन। ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्राचीन प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है कहां पे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे कोशिका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सेल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो एनिमल किंगडम में जो पोरीफेरा होता है ग्रुप, एनिमल किंगडम में जो पोरीफेरा ग्रुप होगा, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं वहां सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा, इसमें भैया पोरीफेरा में, ठीक है, पोरीफेरा में क्या पाया जाता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा होता है हमारे पास टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दूसरा, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहां पे कोशिकाओं ने यूनाइट होके क्या बना लिया है, ऊतक बना लिया है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुकोशिकीय तो हैं, लेकिन कोशिकाओं ने ऑर्गेनाइज होके क्या बना लिया है, ऊतक बना लिया है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्या, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया जाता है, तो इसके उदाहरण में हम जिक्र करते हैं किसका, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का। किसका भैया, टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो मेंबर होते हैं, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो यूनाइट होके क्या बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात करें, तो जो तीसरा ग्रेड होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का होता है हमारे पास क्या, वो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिश्यू ग्रेड था, यानी सेल ने यूनाइट होकर क्या बना लेते, टिश्यू बना लिया था। यहाँ पे जो हमारे टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लिए हैं, वो ऑर्गन बना चुके हैं। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तक ने मिलकर क्या बना लिया है, अंग बना लिया है। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम जिक्र करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके उदाहरण की बात करेंगे, जिसका उदाहरण हम शुरुआत करते हैं कहां से, प्लेटी हेलमिंथिस से। प्लेटी हेलमिंथिस से, प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक के मेंबर जो होते हैं, वहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैसे नहीं, प्लेटी हेलमिंथिस के जो मेंबर होते हैं वहां पे क्या पाया जाता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सॉरी, प्लेटी हेलमिंथिस इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। चलिए, फिर हमारे पास जो चौथा ऑर्गेनाइजेशन आएगा बॉडी लेवल का, वो आएगा हमारे पास क्या, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करेंगे हम लोग। यानी ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। ऑर्गन सिस्टम हम तब कहते हैं दोस्त जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलके किसी एक विशिष्ट कार्य को कर रहे हो, तो हम उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम पाचन तंत्र बोलते हैं, या बोलते हैं क्या श्वसन तंत्र बोलते हैं, या बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं, या परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो जब भी इस तरह के तंत्र का हम जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक अंग मिलके किसी विशिष्ट कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं पे उत्सर्जन कर रहे हैं, कहीं पे पाचन कर रहे हैं, कहीं पे परिसंचरण का कार्य हो रहा है। यानी यहाँ पे जो अंग हैं वो क्या बना चुके हैं? अंग तंत्र बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं दोस्त? अंग तंत्र बना चुके हैं। अंग तंत्र बन चुका है। अंग तंत्र बन चुका है तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अंग तंत्र कहाँ से शुरुआत होता है, तो उदाहरण के तौर पे देखें, इसका उदाहरण होगा एसके हेलमिंथेस से लेके एसके हेलमिंथेस से लेके एसके हेलमिंथेस से लेके जो कॉर्डेटा तक के मेंबर होंगे, एसके हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होंगे, वहां पे क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं कि कहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, कहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, कहाँ पे ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, और कहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अभी हम इसको ही केवल कोरिलेट करें तो देखेंगे, अभी तक हम प्राणियों के बारे में बस कुछ बातें जान रहे थे कि वो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर शारीरिक संगठन के हिसाब से बात करें तो इन्हीं बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म में कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जहां पे बहुकोशिकीय होने के साथ साथ कोशिकाएं ऊतक नहीं बना पाई हैं। ईच एंड एवरी कोशिका अपना कार्य देख रही है। फिर हम देखेंगे कहीं पे यही कोशिकाएं यूनाइट होके क्या कर सकी हैं? उत्तक बना चुकी हैं और उस डिवीजन ऑफ लेबर भी शो कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कहीं पे यही उत्तक ऑर्गेनाइज होके क्या बना चुके हैं? अंग बना चुके हैं। फिर हम कहीं देख रहे हैं कि यही उत्तक ऑर्गेनाइज, यही जो अंग है ऑर्गेनाइज होके क्या कर रहे हैं? अंग तंत्र बना चुके हैं। तो पहला बेसिस था हमारे क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? शारीरिक संगठन के हिसाब से। वो चार तरह से, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हम चार तरह से बांट देते हैं। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के अदर बेसिक्स के बारे में देखेंगे। तो दूसरा हमारे पास है सिमेट्री। दूसरा हमारे पास बेसिक जो है कि क्लासिफाई कैसे किया गया, किन तथ्यों पे किया गया, तो है सिमेट्री यानी सममिति। सममिति का मतलब समझिएगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी प्लेन से काटें और अगर हम उसे दो इक्वल हाफ में काट दें तो हम बोलेंगे वो सममिति शो करता है। लेकिन अगर किसी भी प्लेन से काट के ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी जीव या किसी प्राणी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, तो ऐसे को बोलते हैं हम असममिति। यानी सिमिट्री जो होती है हमेशा दो तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे मान लीजिए हमने अमीबा ले लिया, ऐसे क्या ले लिया? अमीबा ले लिया, ऐसे लेते हैं। तो इसको कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल नहीं है हमारे जानने में कि जो अगर मैं कट करूं तो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो सममिति के हिसाब से यानी सिमिट्री के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनिज्म दो ही तरह के तो हमें दिखाई देंगे। तो पहला क्या होगा? सममिति यानी सिमिट्रिकल, और दूसरा क्या होगा? एसिमिट्रिकल। यानी पहले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होते होंगे? सममित होते होंगे, और दूसरे क्या होते होंगे? असममित होते होंगे। यानी पहला हम बोल सकते हैं सिमिट्रिकल है। क्या है भैया? सिमिट्रिकल। और दूसरे को क्या बोल सकते हैं? एसिमिट्रिकल। यानी कोई सिमिट्री पॉसिबल है ही नहीं। तो सिमिट्रिकल और एसिमिट्रिकल दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। एक जो से सिमिट्रिकल कह रहे हैं, इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई प्लेन शरीर से
गुजरने वाला प्लेन मतलब जहाज नहीं, शरीर से गुजरने वाला कोई प्लेन अगर जीव को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि यहां सिमिट्री पाई जाती है। ऐसे को बोलते हैं क्या, सिमिट्री पाई जाती है। और ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, असम्मिति हो जाएगा। अगर कोई भी प्लेन, यानी शरीर से गुजरने वाला, शरीर से गुजरने वाला, शरीर से गुजरने वाला कोई भी प्लेन, कोई भी प्लेन अगर जीव को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्से बोलना चाहिए, दो हिस्सों में विभाजित ना कर सके, तो ऐसे जगह हम बोलते हैं क्या कि एसिमेट्रिकल होते हैं, असम्मिति होती है। यानी हम सिमेट्री के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल है और एक को बोलेंगे एसिमेट्रिकल है। यानी सम्मिति एक शो करता है और एक असम्मिति शो करता है। सम्मिति का मतलब क्या हुआ कि अगर शरीर से गुजारने वाला कोई प्लेन अगर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो हम बोलेंगे सम्मिति शो होती है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे असम्मिति शो होती है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें पहले असम्मिति का, तो असम्मिति का जो उदाहरण होगा वो होता है स्पॉन्जेज, यानी पोरीफेरा। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज हम बोलते हैं, मोस्ट यानी जितने स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा के मेंबर होते हैं, पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो ये सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन इनका एक्सेप्शन होता है दो, एक्सेप्ट इनके दो मेंबर होते हैं, ल्यूकोसिलिनिया और साइकॉन। ल्यूकोसिलिनिया और साइकॉन जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं पोरीफेरा से, लेकिन ये सम्मिति शो करते हैं। यानी स्पॉन्जेज, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एक्सेप्शन है इनका ल्यूकोसिलिनिया और साइकॉन। फिर हम बात करेंगे मुलस्का में देखेंगे, तो फाइलम मुलस्का अगर हम देखें तो इनिशियली बाइलेटरल सिमेट्री करता है, इनिशियली बाइलेटरल सिमेट्री करता है, दिखता है उसमें। लेकिन जब वो एडल्ट होता है तो उसमें टोरिजन आ जाता है। ऐसे टोरिजन आने की वजह से क्या होता है, ए एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो मुलस्का, वहां जब हम पढ़ेंगे मुलस्का में तो लिख लेंगे इस बात को। तो मुलस्का के कुछ मेंबर जब एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, तो उसमें टोरिजन होने की वजह से, जैसे शंख देखा होगा आपने, तो टोरिजन होने की वजह से क्या होता है, वो असम्मिति शो करने लगते हैं। तो सिमेट्री के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सम्मिति और असम्मिति में। अब बात आई सम्मिति में कि सम्मित कैसे होता है। सम्मित की बात करेंगे अगर, तो सम्मिति भी दो तरह की होती है। आपके बुक में दो तरह का ही जिक्र किया गया है। सम्मिति की बात करेंगे यानी सिमेट्री की बात करेंगे तो दो तरह की सिमेट्री पाई जाएगी। कौन कौन सी भैया, तो एक को बोलते हैं अरीय सम्मिति। क्या बोलते हैं, अरीय सम्मिति। और दूसरा होता है द्विपार्श्व सम्मिति, अरीय सम्मिति। और दूसरा होता है द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। यानी अरीय सम्मिति को बोले तो हम बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। और द्विपार्श्व सम्मिति की बात करें तो हम बोलते हैं क्या, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। एक होता है अरीय सम्मिति और दूसरा होता है बाइलेटरल सिमेट्री।
हम इसको भी, अरीय सममिति को भी दो भाग में बांटते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बात करें, बेसिक सी बात है, सममिति तो और सारी पाई जाती है, स्फेरिकल सिमेट्री भी पाई जाती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें और आपके एनसीईआरटी को ही केवल फोकस में रखें अभी, तो हमारे यहाँ सममिति भी दो तरह की होगी, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति, यानी रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। दोनों का मतलब समझिएगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें हम सममिति की जब हम बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल हो जिसको अगर हम शरीर से गुजारें तो ऑर्गेनिज्म को या जीव को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो हम बोलेंगे सममिति शो करता है। लेकिन अरीय सममिति क्या होती है? ऐसा प्लेन जो जीव के सेंटर से होके गुजरे, यानी केंद्रक से होके गुजरे, और केंद्रक से होके गुजरे और ऑर्गेनिज्म को क्या करे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। अगर कहीं ऐसी सममिति शो होती है तो हम बोलते हैं अरीय सममिति। क्या बोलते हैं भैया? अरीय सममिति। फिर होता है द्विपार्श्व सममिति। तो ये हमारा जो बोन है, पेराइटल बोन है, पेराइटल बोन जब जुड़ता है तो इसके सूचर को हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर। तो हम बोलते हैं कि अगर किसी जीव को उसके सेजाइटल सूचर से काटें, यानी कोई प्लेन ऐसा जो सेजाइटल प्लेन से होके जाए और सेजाइटल प्लेन से होके गुजरे और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, तो अगर ऐसी कहीं पे सममिति है तो हम उसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री। दोनों में डिफरेंस सोचिएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट सी बात है सिलिंड्रिकल होना जरूरी है, तभी हम न्यूक्लियस तलाश कर पाएंगे। वहां पे वहां पे क्या होता है, फ्रंटल प्लेन से जब गुजारते हैं हम किसी कट को, तो फ्रंटल प्लेन से अगर हम काटे किसी ऑर्गेनिज्म को तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो हम बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति है। तो अरीय सममिति हमारे यहाँ देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं, सिलेंट्रेटा। क्या लिखते हैं भैया एग्जाम्पल में? सिलेंट्रेटा। और वो जो हमारे दो बेवफा यार थे पोरीफेरा के, ल्यूकोसिलिनिया और साइकान, वो भी अरीय सममिति शो करते हैं। द्विपार्श्व सममिति की बात करेंगे तो कहां पे पाया जाएगा भैया द्विपार्श्व सममिति? प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर जो होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं वो क्या शो करते हैं? द्विपार्श्व सममिति शो करते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा तक के मेंबर जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? द्विपार्श्व सममिति शो करते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर। तो इसके सिमेट्री के हिसाब से बांट लिया हमने। फिर बात करेंगे भैया और किस बेसिस पे बांट सकते हैं, तो जर्माइनल लेयर के हिसाब से। अब जर्माइनल लेयर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने बताया था पहले भी कि अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखें तो मेल गैमीट होता है, यानी मेल से निकलने वाला युग्मक, और फीमेल से निकलने वाला युग्मक। यहाँ पे से निकलने वाला युग्मनज और फीमेल से निकलने वाला युग्मनज। जब इनमें निषेचन होता है, जब इनका निषेचन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? इनके रिजल्ट में बनता है हमारा युग्मक, यानी जाइगोट। क्या बनता है? युग्मक बनता है, युग्मक बनता है यानी जाइगोट बनता है, जिसकी पोलरिटी क्या होती है? 2n होती है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। फिर यही जाइगोट में विदलन की शुरुआत होती है, क्लीवेज होता है। फिर यही एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, और ऐसे ऐसे साइज बढ़ता चला जाता है। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके इनका डिवीजन यानी विदलन होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसका जो भ्रूण, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ये साइज बढ़ता रहेगा, भ्रूण का साइज बढ़ता रहेगा जब, तो कोशिकाएं जो बढ़ती जा रही हैं नंबर में, वो कोशिकाएं तीन सेल लेयर में अरेंज हो जाती हैं। कोशिकाएं जो है तीन सेल लेयर में अरेंज हो जाती हैं। जो बाहर की तरफ अरेंज होती हैं उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म की कोशिका, जो बीच में अरेंज होती हैं उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म की कोशिका, और जो अंदर की तरफ अरेंज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोडर्म की कोशिका। मान लीजिए अंदर की तरफ अरेंज हो गई तो उसे हम बोलेंगे एंडोडर्म की कोशिका। यानी कुछ कोशिकाएं अगर हम देखें तो बाहर के सेल लेयर में अरेंज हो गई, ऐसे ऐसे बना ले,
ये बाहर के सेल में अरेंज हो गई। तो व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, बाहर वाले को व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बना लें। कुछ कोशिकाएं बाहर के सेल लेयर में अरेंज हो गई ऐसे। कुछ कोशिकाएं क्या है, बीच में अरेंज हो गई, जिसे हम पीले रंग से दिखा लें, मान लीजिए। किससे दिखा लें? पीले कलर से दिखा लें। चलिए, पीले रंग से दिखा दिया। और कुछ कोशिकाएं जो हैं वो किससे अरेंज हो गई भैया? वो कुछ कोशिकाएं सबसे अंदर के लेयर में अरेंज हो गई, जिसे हमने क्या दिखा दिया? लाल रंग से दिखा दिया। चलिए लाल रंग से दिखा देते हैं। डायग्राम थोड़ा सा रफ है, ध्यान दीजिएगा, बस भावनाओं को समझिएगा। मान लीजिए कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ लाल रंग से अरेंज कर दिया हमने। तो जो हमारा इम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय परिवर्धन होता है, तो जो भी युग्मक में विदलन शुरुआत होती है, तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, तो हम उसे बोलते हैं एक्टोडर्म की कोशिका। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म की कोशिका, एक्टोडर्म। कुछ जो है बीच में हो गई, तो उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और कुछ सेल अंदर की तरफ अरेंज हो गई, उसे बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। तो कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ अरेंज हो गई, उसे एक्टोडर्म, कुछ बीच में उसे मेजोडर्म, और कुछ अंदर हो गई, उसे क्या कर रहे हैं? एंडोडर्म कर रहे हैं। अब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, कोई भी जीव कितने जर्म लेयर उसको मिलके बनाती है, उस जीव को, उस हिसाब से हम बांटते हैं उसे। कितने जर्म लेयर मिलके उस जीव को बना रही है, इसके हिसाब से अगर हम बांटे उसे, तो हम जीवों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब होता है द्विकोरक पुटी। द्विकोरक पुटी, द्विकोरक पुटी का मतलब हुआ कि ऐसे जीव जिनके डेवलपमेंट में, जिनके शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट में केवल दो जर्म लेयर ने पार्टिसिपेट किया हो, हिस्सेदारी ली हो। और वो दो जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो मीजोडर्म होता है, जो मीजोडर्म होता है, वहां पे जिलेटिनस मास होता है, जिसे मीजेनकाइम कहते हैं। तो मीजोडर्म इनके में डेवलप ही नहीं होता है, इसलिए जो दोनों जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरी और पूरी तरीके से बस दो जर्म लेयर से क्या करता है? ग्रो करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरक पुटी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि डिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सिलेंट्रेटा के मेंबर। सिलेंट्रेटा के मेंबर इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, फिर बात करें, यहाँ पे तो दो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके बनाने में क्या होगा? तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती होंगी, उसे हम बोलते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरक पुटी। यानी जहां पे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों हिस्सेदारी लेते होंगे, उसे हम बोलेंगे क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अगर हम देखें, तो प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होंगे, वो क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी शो करते हैं। ये हो गया जर्म लेयर के हिसाब से, यानी जनिक लेयर के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। तो हम फिर डायग्राम को देखें, अगर इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें कि भैया द्विकोरक पुटी क्या है और त्रिकोरक पुटी क्या होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक होते क्या है। जब हम इसको देखेंगे डायग्राम के तहत, तो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो जब इसको हम देखेंगे एनसीईआरटी के इस डायग्राम को, तो हमें दिख रहा होगा कि कुछ सेल्स जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, यहाँ कोशिकाएं दिख रही होंगी आपको। यहाँ एक लेयर जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं। दूसरी लेयर जिसे कि हम क्या बोलते हैं? मेजोडर्म बोलते हैं। और तीसरी लेयर जिसे कि हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। तीन सेल लेयर में अरेंज है, तीन सेल लेयर में अरेंज है। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम डिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं, वहाँ पे मेजोडर्म की सेल्स जो है वो क्या है? डिफ्रेंशिएटेड नहीं है।
डिफरेंशिएटेड नहीं है, और ऐसे जिलेटिनस मास पाया जाता है, जेली टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे कहते हैं क्या, मीजोग्लाया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोग्लाया कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें मीजोग्लाया, मीजोडर्म नहीं बना पाई होती है, वहां पे पूरा का पूरा जीव जो है केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बनता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर का पूरा विकास जो है केवल दो इम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से मिलकर होता है, उसे हम कहते हैं क्या, दो कोरक पुटी ऑर्गेनिज्म या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और जहां पे तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में, उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यानी तीनों कोरक पुटी इसमें क्या कर रही है, शामिल हो रही है, तीनों जर्म लेयर इसमें सम्मिलित हो रही है, इसलिए इसे त्रिकोरक पुटी बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक का हमने जिक्र किया कि डिप्लोब्लास्टिक कहां पढ़ेंगे हम लोग, सिलेंट्रेटा में देखेंगे, तीनों फोरा में देख लेंगे। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक का जिक्र होगा तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके और कॉर्डेटा तक जब हम पढ़ेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के, वो सारे ऑर्गेनिज्म तीनों जर्म लेयर से मिलकर डेवलप होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमारा बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो है प्रगुहा यानी बॉडी कैविटी या सीलोम। पहले तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे भैया कि सीलोम होता क्या है। एक्चुअल में बॉडी कैविटी आप पढ़ते तो हैं या प्रगुहा आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रगुहा या बॉडी कैविटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप पहचानेंगे कैसे, या सीलोम कहते किसे, इस बात को आप जानेंगे कैसे। तो सीलोम को डिफाइन करने के बस दो तरीके हैं। सीलोम को डिफाइन करने के बस दो तरीके हैं। अगर वो दोनों तरीका कहीं पे फॉलो होता है तो हम बोलेंगे कि प्रगुहा पाया जाता है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे प्रगुहा नहीं पाई जाती है। तो सीलोम किसे कहते हैं, प्रगुहा किसे कहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि जो भी गुहा बनी हो, यानी जो भी कैविटी बनी हो, गुहा बनी हो किससे, गुहा बनी हो मीजोडर्म से। किससे बनी हो भैया, मीजोडर्म से। पहली कंडीशन ये है मीजोडर्म से ही गुहा बनी हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई हो, चारों तरफ से, चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई हो, मीजोडर्म से घिरी हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे, प्रगुहा कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे प्रगुहा नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है तो हम उसे प्रगुहा नहीं कहेंगे, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि किसी किताब में बात लिखी नहीं है, डायग्राम के थ्रू आप इसे तोड़ के जान सकते हैं केवल कि भैया गुहा या सीलोम हम वही उसी को बोलते हैं जहां गुहा बनी तो हो, स्पेस बना तो हो, लेकिन मीजोडर्म से बना हो, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बना हो। दूसरा भैया, तो गुहा बना हो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से, लेकिन चारों तरफ से वो घिरा भी हो किससे, मीजोडर्म से। अभी हम डायग्राम में दिखा भी देंगे। तो दो कंडीशन जरूर याद कर लीजिए कि प्रगुहा के लिए जरूरी है दोनों कंडीशन अप्लाई होना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं तो हम बोलेंगे इसके पास ओरिजिनल गुहा है या नहीं है, उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्गेनिज्म तीन तरीके के होते हैं। एसीलोमेट यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे गुहा नामक कोई चीज हो ही ना हो, यानी गुहा जहां न पाया जाता हो, गुहा न पाया जाता हो। तो पहली बात याद रखिएगा, तो हम इसमें सिलेंट्रेटा का जिक्र करेंगे ही क्यों, सिलेंट्रेटा का जिक्र हम करें ही क्यों, जब बेचारे के पास मीजोडर्म था ही नहीं, वहां तो मीजोग्लाया हुआ ही करता था। तो ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी की जहां से शुरुआत हुई होगी, यानी जहां से हमें मीजोडर्म बनना या मिलना स्टार्ट हुआ होगा, वहीं से तो हम बात करेंगे सिलोमेट है कि नहीं सिलोमेट है। तो अगर हम देखें गुहा पाया ही ना जाता हो, यानी कोई ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है जो सीलोम के या जो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनी हो। इसका एग्जाम्पल हम जब देखते हैं ए सिलोमेट का, भी हम डायग्राम भी देख लेंगे, तो हम लिखते हैं इसका उदाहरण होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर। उदाहरण जो होता है क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुहीय होते हैं, इनके पास कोई देह गुहा नहीं पाई जाती है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कूट गुहा की, यानी स्यूडोसिलोम की। स्यूडो मतलब कूट, मतलब होता है आभासी, कूट मतलब होता है आभासी, आभासी यानी ऐसा जो केवल प्रतीत हो रहा हो। क्या हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, ऐसा हमें महसूस हो रहा हो कि गुहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो गुहा नहीं है। और हम कूट गुहा तभी कहेंगे या गुहा गुहा तभी हम इस्तेमाल करेंगे टर्म, जब ये दोनों टर्म्स फॉलो होता हो, लागू होता हो।
अगर इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं होती है, हो सकता हो कि कोई बॉडी स्पेस हो जो मीजोडर्म से बनी हुई हो, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से, लेकिन फिर भी अगर मीजोडर्म से चारों तरफ से घिरी नहीं हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे कूट गुहा तो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सही रूप से गुहा तो है नहीं। क्योंकि सही रूप से गुहा बताने के लिए हमें दो क्राइटेरिया हमने दिया है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे कूट गुहा पाई जाती है, यानी आभासी गुहा पाई जाती है। आभासी मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन फिर भी हमें महसूस होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो देखेंगे इसका एग्जाम्पल होता है एसके हेलमिंथेस के मेंबर जो होते हैं, एसके हेलमिंथेस के जो मेंबर होते हैं, और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि कूट गुहा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा एसके हेलमिंथेस के जो मेंबर होते हैं वहां पे कूट गुहा पाई जाती है। फिर आती है बात सीलोमेट की, यानी प्रगुही की, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें गुहा पाई जाती हो, ओरिजिनल गुहा पाई जाती हो। तो जब हम एसके हेलमिंथेस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा से लेके और कॉर्डेटा की बात करेंगे, तो यहाँ पे गुहा पाई जाती है, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी स्पेस पाई जाती है, बॉडी में जो स्पेस पाई जाती है वो एग्जैक्टली मेजोडर्म से बनी होती है, और मेजोडर्म से चारों तरफ से क्या होती है, घिरी हुई भी होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। अब इस गुहा में भी दो प्रकार की गुहा होती है। अगर हम इसको देखना चाहें तो दो तरह की गुहा होगी, लेकिन पहले गुहा को हम एग्जैक्टली जान ले कि होती क्या है। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, और ये एंडोडर्म है हमारा। हम सिलेंट्रेटा की कहीं बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो तीनों जर्म लेयर मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाती ही नहीं है। तो यहाँ पे ए एक्टो दिख रहा होगा आपको, ये वाला मीजोडर्म दिख रहा होगा, और अंदर वाला एंडोडर्म दिख रहा होगा। तीनों जर्म लेयर दिख तो रही हैं, लेकिन इन तीनों जर्म लेयर में क्या कहीं मीजोडर्म में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जगह दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसे हम कहते हैं ए सीलोमेट, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे स्यूडोसिलोम की, तो देखिए यहाँ एक्टोडर्म हो गया, यहाँ मीजोडर्म हो गया। मीजोडर्म से स्प्लिट करके ऐसे ऐसे स्पेस बने हुए हैं, जगह बना हुआ है, देखिए महसूस करिए। लेकिन ये जो स्पेस बना हुआ है, बाहर से एक्टोडर्म से सराउंडेड है और अंदर की तरफ से एंडोडर्म से सराउंडेड है। तो स्पेस तो है, स्प्लिटिंग तो हुई है मेजोडर्म में, लेकिन सराउंडेड चारों तरफ से मेजोडर्म से नहीं है, इसलिए इसे हम प्रोगुहा नहीं कह सकते। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कूट गुहा या स्यूडोसिलोम बोलते हैं। और ऐसा स्यूडोसिलोम कहां पाया जाता है, एस्के हेलमिंथेस के मेंबर में पाया जाता है। फिर वहां सिलोम की बात करेंगे, यानी प्रोगुही की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ एक्टोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म देखिए स्प्लिट हो गया है, डिवाइड हो गया है, और मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से क्या बना है, यहाँ पे गुहा बनी हुई है। और चारों तरफ से, यानी बाहर से देखें तब भी मीजोडर्म और अंदर से देखें तब भी मीजोडर्म, यानी चारों तरफ से मीजोडर्म उसे सराउंड भी कर रही है, इसलिए इसे हम प्रगुहा कहते हैं। यानी सीलोम के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम वर्गीकृत करते हैं। तो आप अगुही, कूटगुही और प्रगुही में डिफरेंस देख के जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडा यह है दोस्त कि अगर हम गुहा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुहा डेफिनेट सी बात है इन दो चीजों को फॉलो करके बननी चाहिए। ये दो चीजें फॉलो होनी चाहिए कि गुहा बनी हो मीजोडर्म से, और दूसरा भैया चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई हो, तभी हम उसे गुहा कहेंगे या प्रगुहा कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे। अब जो सीलोम की बात करें, हमने बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है दीर्घ प्रगुहा साइजोसीलोम, और एक होता है इंटरोसिलोमेट। तो इंटरान टर्म हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए। किसके लिए भैया, इंटेस्टाइन के लिए, यानी आंत के लिए। इंटेस्टाइन के लिए आंत का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां जो गुहा बनी हो, जो गुहा बनी हो या बॉडी कैविटी जो बनी हो, गुहा या बॉडी कैविटी जिसे कह रहे हैं, वो बनी हो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनी हो, या मीजोडर्म के तोड़ के बनी हो मीजोडर्म से, ठीक है, उसे हम कहेंगे साइजोसिलोमेट। और यहाँ इंट्रोसिलोमेट में मतलब ये समझ लीजिए गुहा बनी हो,
मेसोडर्म से ही बनी हो, लेकिन इंटेस्टाइन के मेसोडर्म से बनी हो, इंटेस्टाइन के मेसोडर्म से बनी हो, इंटेस्टाइन के मेसोडर्म से बनी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे बोलते हैं इंटरोसिलोमेट। तब हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरोसिलोमेट बोलते हैं। तो हम सीलोम को भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं, साइजोसीलोम और इंट्रोसीलोम। यानी ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनी हो, अच्छी बात है, उसे हम कहेंगे साइजोसील। और ऐसी बॉडी कैविटी जो स्प्लिटिंग ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से जो बनी हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोसीलोम कहेंगे। ठीक है। फिर हम बात करें भैया और कौन कौन सा वर्गीकरण का बेस है, तो हमारे पास है बॉडी प्लान। क्या है भैया, बॉडी प्लान। कौन कौन सा बॉडी प्लान है, तो हमारे यहाँ दो तरह के बॉडी प्लान का जिक्र किया गया है। कौन कौन सा भैया, तो एक को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और एक होता है ट्रू बॉडी प्लान, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब। दो तरह के बॉडी प्लान का जिक्र होगा, इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझने का जिक्र करते हैं, या अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि भैया हम अपनी भाषा में कैसे समझेंगे। बॉडी प्लान का जिक्र होगा, या हम बोले तो डाइजेस्टिव ट्यूब का जिक्र हो रहा है, या बोले तो डाइजेस्टिव ट्यूब का जिक्र हो रहा है, या जिसे हम बोलते हैं क्या, पाचन नाल का जिक्र हो रहा है। पाचन नाल का जिक्र कर रहे हैं। अब ये दो तरह का पाचन नाल होता है, समझिएगा। जैसे हमने बोला कि हमारे यहाँ देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ट्यूब की बात हो रही है, तो कोई ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी पाइप नुमा ऐसी संरचना जिसमें पाचन होता हो। क्या होता है, पाचन होता हो। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें पाचन के लिए बना हुआ जो ट्यूब है, उसमें केवल एक ओपनिंग पाई जाती है, केवल एक ओपनिंग पाई जाती है, और यही एक सिंगल ओपनिंग मुख की तरह भी इस्तेमाल होती है और गुदा की तरह भी इस्तेमाल होती है। एक सिंगल ओपनिंग है जो दोनों की तरह इस्तेमाल हो रही है। अगर कहीं पे ऐसा ट्यूबुलर संरचना बना हुआ है, ऐसा नलिकीय संरचना बना हुआ है जिसमें केवल और केवल एक ओपनिंग है, तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। या अपनी या इस ट्यूब की भाषा में बोलें तो हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी ऐसा ट्यूब जो कंप्लीट बना नहीं है अभी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोलते हैं इसे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। क्या बोलते हैं भैया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोलते हैं इसे। समझ में आ रहा होगा, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब बना तो है, पाचन के लिए एक नलिका तो बनी है, लेकिन ये नलिका क्या है, इसमें केवल एक ओपनिंग पाई जा रही है जो मुख और गुदा दोनों की तरह इस्तेमाल हो रही है। तो अगर ऐसा कहीं बॉडी प्लान है तो हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। अगर इसका एग्जांपल हम दें तो डाइजेस्टिव ट्यूब यानी कोई अंग की बात हो रही है, और अंग तो हमारे सिलेंट्रेटा तक बना ही नहीं था, टीनोफोरा तक नहीं बना था, यानी अंग बनने की शुरुआत हमारे प्लेटीहेल्मिन्थिस से हुई थी। तो अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थिस के मेंबर में देखें, उदाहरण इसका क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। उदाहरण क्या होता है भैया, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस के मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है। फिर हम बात करें हमारे यहाँ दूसरा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, या हम डाइजेशन ट्यूब के बारे में बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब कहां पाया जाता है, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोले तो ऐसा कोई डाइजेशन के लिए बना हुआ नलिका जिसमें क्या है, दो चीजें हैं, दो ओपनिंग है, एक मुख की तरह काम करती है और दूसरी गुदा की तरह, एक मुख की तरह और दूसरी गुदा की तरह। अगर ऐसा कहीं पे है तो हम उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे हमारे शरीर को कोई काट दे, ऐसे काट दे तो हमारे शरीर का बाहरी आवरण ऐसे गोल दिखाई देगा और हमारा आहार नाल ऐसे गोल दिखाई देगा।
तो समझ सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होगा हमें कि एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब डाली गई है, एक ट्यूब के अंदर एक ट्यूब डाली गई है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो दो तरह के बॉडी प्लान का जिक्र है, एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और दूसरा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है वो इनकम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, यानी पूरा तरह से डेवलप नहीं होता है, और जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है उसमें डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। क्लियर है? तो दो तरह से बॉडी प्लान के हिसाब से हम डिवाइड करें तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर होते हैं वहां ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद यानी एस्के हेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, उदाहरण में देखें तो एस्के हेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक, एस्के हेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होंगे वो क्या शो करते हैं भैया, एस्के हेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के जो मेंबर होते हैं वो क्या शो करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं, या उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। क्लियर है? फिर आगे देखिए भैया कैसे डिवाइड किया गया है। आगे की बात करेंगे तो सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन यानी खंडी भवन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है एक, तो सिंपल सी बात है उसका एक बाहरी सरफेस हो गया, उसका एक बाहरी सरफेस हो गया बाहर से, और दूसरा अंदर, बाहर हो गया और अंदर हो गया। लेकिन शरीर ऐसा है, जैसे मान लीजिए केंचुआ देखते होंगे तो लगता होगा केंचुआ ऐसे ऐसे कई सिगमेंट से मिलके बना हुआ, ऐसे ऐसे केंचुआ प्रतीत होता होगा आपको। यानी अगर बाहरी और भीतरी दोनों तरह से कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे सिगमेंट से यानी खंडों से मिलके बना हुआ है तो उसे हम कहते हैं सिगमेंटेशन। क्या बोलते हैं भैया, सिगमेंटेशन या खंडी भवन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या तो केवल बाहर से सिगमेंटेशन शो करता हो या तो केवल अंदर से, तो उसे हम बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म। तो अगर बाहर और अंदर दोनों तरफ से सिगमेंट है, बाहर से भी और अंदर से भी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ऐसा जो मेटामेरिज्म शो करता है कौन शो करता है भैया, वो एनेलिड के मेंबर जो होते हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। उनका शरीर जो होता है बाहर और अंदर दोनों से क्या होता है, सिगमेंटेड या खंडीकृत होता है, तो मेटामेरिज्म कहते हैं। वही आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो एक्सटर्नली बॉडी केवल क्या होती है, डिवाइडेड होती है, इसलिए उसे कहते हैं क्या, स्यूडो मेटामेरिज्म, आर्थ्रोपोडा। ठीक है? तो ऐसा सिगमेंटेशन की बात करते हैं, खंडी भवन के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड देख लेते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक संरचना है, हमारी शारीरिक संरचना है, मान लीजिए हमने कोई ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो उसका ये बना लिया आहार नाल बना लिया हमने, आहार नाल बना लिया, हम ऐसे बना लें, आहार नाल बना के हम ऐसे बना लें, मान लीजिए आहार नाल बना लिया, ऐसे हम कोई जंतु दिखा रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है उसका डॉर्सल सरफेस होगा, यानी पृष्ठ सतह होगा, होगा पृष्ठ सतह होगा, ये पृष्ठ सतह होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, अधर तल कहेंगे, अधर सतह कहेंगे, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड। तो नोटोकॉर्ड के बारे में देखें तो नोटोकॉर्ड एक संरचना होती है, नोटोकॉर्ड एक संरचना होती है जो सॉलिड होती है, यानी ठोस होती है। ऐसे बना ले, नोटोकॉर्ड के बारे में जान लें तो नोटोकॉर्ड एक संरचना होती है ऐसे, नोटोकॉर्ड का हम हरे रंग से दिखा दिए मान लीजिए। तो नोटोकॉर्ड हम क्या है इसको जब समझ लीजिए, एक कॉर्ड नुमा संरचना है जो क्या होता है, नोटोकॉर्ड जिसे हम कह रहे हैं इसके बारे में समझिएगा। नोटोकॉर्ड एक ठोस ठोस मीजोडर्म से उत्पत्ति हुई, मीजोडर्म रॉड शेप, और शरीर के पृष्ठ सतह पे, यानी कुल मिला के हम नोटोकॉर्ड क्या करें, एक ऐसी संरचना जो देखने में ठोस हो,
रॉड के शेप का हो, सॉलिड हो, मीजोडर्म से बना हुआ हो और शरीर के पृष्ठ सतह पे प्रेजेंट हो, ऐसी संरचना को क्या बोला गया? नोटोकॉर्ड बोला गया। क्या बोला गया? नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के हिसाब से, इस नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटा गया। ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ? दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को किन दो हिस्सों में बांटा गया? अगर नोटोकॉर्ड कहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड अगर कहीं पाया जाता है, अगर नोटोकॉर्ड क्या है, ऐसी संरचना किसी ऑर्गेनिज्म में पाई गई तो उसे हम बोलते हैं कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं भैया? कॉर्डेटा। अगर ऐसी संरचना कहीं नहीं पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेटा। यानी नोटोकॉर्ड जहां पाया जाए लाइफ के स्टेज में उसे हम बोलते हैं कॉर्डेटा, लाइफ के किसी भी स्टेज में पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉर्डेटा। और जो नोटोकॉर्ड जिसमें नहीं पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? नॉन कॉर्डेटा। अब नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड के बारे में हमने बताया कि नोटोकॉर्ड एक ऐसी संरचना है जो ठोस होगी, रॉड शेप होगी, मीजोडर्म से बनी होगी और शरीर के पृष्ठ सतह पे पाई जाएगी। ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटा गया। जिसके पास ऐसी संरचना पाई गई उन्हें कॉर्डेटा बोला गया, जिसके पास नहीं पाई गई उन्हें क्या बोला गया? नॉन कॉर्डेटा बोला गया। क्लियर है? फिर भैया और कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन का? तो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें अगर तो हमारे यहाँ दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र है। एक को बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र और एक को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। यानी इसे कहते हैं ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा हमारे पास होता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या होता है भैया? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज में अंतर समझ लें। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं अपने बारे में कि हमारे यहाँ जो रक्त होता है वो रक्त वाहिकाओं में जाता है। रक्त वाहिकाओं के थ्रू होते हुए रक्त हमारे सेल टू सेल को भेजा जाता है। जो भी हमारा ब्लड होता है रक्त वाहिकाओं के थ्रू जाता है। तो अगर कहीं ब्लड सर्कुलेशन रक्त वाहिकाओं के थ्रू सेल तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? कि भैया यहाँ पे क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जैसे हम एनेलिडा पढ़ेंगे या हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। यानी रक्त जो है रक्त वाहिकाओं के थ्रू जा रहा होगा सेल टू सेल को, यानी कोशिका टू कोशिका को। फिर हम खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? हार्ट तो होता है लेकिन सेल टू सेल के बीच में ही ब्लड, ऐसे ब्लड बाथ कंडीशन कहते हैं या सेल बाथ कंडीशन कहते हैं। रक्त किसी नलिका में न बह के रक्त जो है ये अंतराली क्षेत्र है उसी में पाया जाता है। और ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम या ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे और भी देखेंगे बहुत सारे मेंबर होंगे जहां पे ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस किस बेसिक्स पे क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम देखें, केवल हम जिसका जिक्र कर रहे थे प्रीवियस में, हम नोटोकॉर्ड के बारे में ही देखें। पहले हम नोटोकॉर्ड के बारे में ही देखें कि भैया नोटोकॉर्ड जो हमने बताया था और नोटोकॉर्ड जो बताया था, नोटोकॉर्ड के बारे में हमने चार बातें आपसे बताई थी कि भैया नोटोकॉर्ड नामक जो संरचना है वो कैसा होता है? उसकी उत्पत्ति जो होती है किससे होती है? मीजोडर्म से। किससे होती है? मीजोडर्म से। चलिए भैया मीजोडर्म से उत्पत्ति हो गई। फिर हमने देखा था कि ये कैसा होता है? ठोस होता है।
कैसा होता है? ठोस होता है। फिर भैया ठोस होने के बावजूद इसका क्या होता है हाल? ठोस होने के साथ साथ ये क्या होता है? रॉड शेप्ड होता है। रॉड मतलब समझ रहे होंगे, रॉड शेप होता है। और क्या होता है भैया? तो ये पृष्ठ सतह पे होता है, पृष्ठ सतह पे होता है, पृष्ठ सतह पे होता है। तो नोटोकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है नोटोकॉर्ड के बेसिक्स पे भी, कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि नोटोकॉर्ड का क्या माहौल है, कैसा करता है, तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के हिसाब से भी हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के हिसाब से भी क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। देखते हैं भैया कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनको भी थोड़ा जान लें कि नोटोकॉर्ड का क्या रोल है। तो नोटोकॉर्ड का रोल हम जानना चाहेंगे कि क्या रोल है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहां नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड लिख दिया हमने। नोटोकॉर्ड जब लिख दिया हमने तो हम जानेंगे, तो सिंपल सी बात, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसा कोई संरचना नहीं पाया जाता होगा, यानी नोटोकॉर्ड नामक कोई संरचना पाई ही ना जाती हो, तो डेफिनेट सी बात है हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट, उसे ही तो बोल रहे होंगे। नोटोकॉर्ड है ही नहीं, नोटोकॉर्ड क्या है? एब्सेंट है, तो हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। क्या बोलेंगे भैया? नॉन कॉर्डेट। और अगर नोटोकॉर्ड है तो हमने क्या बोला कि नोटोकॉर्ड नामक संरचना है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉर्डेटा। तो इनिशियली जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, तो हमने नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म के दो ही तरीके देखे, दो ही क्लासेस देखी। क्या भैया? तो नोटो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। यानी नॉन कॉर्डेट कहने का मतलब यह है जिसके पास नोटोकॉर्ड नामक कोई संरचना हो ही नहीं कभी, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। और जिसके पास नोटोकॉर्ड नामक संरचना थी उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट। क्लियर है? फिर आगे बात आई इसी नोटोकॉर्डेटा में, जब कॉर्डेटा का जिक्र करेंगे हम लोग, यहां पे तो डेफिनेट सी बात है कि यहां पे तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, नोटोकॉर्ड है ही नहीं, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, यहां है ही नहीं। और यहां पे क्या है? दूसरे वाले में कॉर्डेटा जिसे बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड क्या होता है? उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ अनुपस्थित है एक जगह और दूसरे जगह उपस्थित है। तो नोटोकॉर्ड लाइफ के किस स्टेज में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसके तहत भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया? फर्दर क्लासिफाई किया गया। ठीक है? तो हम कॉर्डेटा की ही बात कर लें, संघ कॉर्डेटा की ही बात कर लें कि भैया संघ कॉर्डेटा क्या माहौल बना रहा है। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं कॉर्डेटा, थोड़ा इसको समझिएगा बहुत प्यार से। कॉर्डेटा समझने के पहले एक बात हम जिक्र करेंगे, किसका? हेमी कॉर्डेटा का। क्या समझेंगे? हेमी कॉर्डेटा के बारे में समझेंगे। हेमी कॉर्डेटा, अभी हम कॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक टर्म आएगा इसी में, हेमी कॉर्डेटा। हेमी कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेटा वह ऑर्गेनिज्म थे, हेमी कॉर्डेटा वह ऑर्गेनिज्म थे जिसमें इनिशियली तो ऐसा लगा कि भैया इनके पास नोटोकॉर्ड है। इनके शरीर को अगर हम देखें तो इनका शरीर जो है प्रोबोस्किस एक और ट्रंक ऐसे डिवाइड था। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी देखे गए बेसिकली जिसमें नोटोकॉर्ड नामक संरचना अपीयर हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जिसे नोटोकॉर्ड हम बोल रहे हैं वो बकल डाइवर्टिकुला है। क्या बोलते हैं? बकल डाइवर्टिकुला, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब का एक्सटेंशन है डाइवर्टिकुला। बकल डाइवर्टिकुला हुआ करता था, लेकिन पृष्ठ सतह पे था, सॉलिड दिखता था। तो हमें लगा, यानी जो उस समय के साइंटिस्ट थे उन्हें लगा कि एक नोटोकॉर्ड नामक संरचना है। तो पहले हेमी कॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा के अंदर में ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, जिसे हम नोटोकॉर्ड समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है? नोटोकॉर्ड ना हो, नहीं है, वो बकल डाइवर्टिकुला है। तो इनको एक अलग क्लास में रख दी गई, बोला गया कि ये हेमी कॉर्डेटा है। क्या है भैया? हेमी कॉर्डेटा है। इनको हम बोलने लगे कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बोलने लगे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड
नॉन कॉर्डेटा। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, कनेक्टिंग लिंक कौन होता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हेमी कॉर्डेटा। इसके एग्जाम्पल बैलेनोग्लासस और साइकोग्लासस होते हैं, बैलेनोग्लासस और साइकोग्लासस होते हैं। लेकिन फिर बात आएगी कॉर्डेटा, जहां पे हम जिक्र कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो इसी कॉर्डेटा को फर्दर नोटोकॉर्ड लाइफ के किस स्टेज में पाया जाता है, उसके हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया इस कॉर्डेटा को। वो 3 हिस्से कौन कौन है, तो एक को बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा हमारे पास होता है, इस यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। फिर दूसरा हमारे पास जो आइटम था उसे बोला गया सिफाइलोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा। और तीसरा जो आइटम था उसका नाम था वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। यानी कॉर्डेटा को भी फर्दर नोटोकॉर्ड किस तरह से है यहाँ पे, उसके हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर फर्दर भी क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि भैया यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा क्या है, सिफाइलोकॉर्डेटा का जिक्र होगा तो सिफाइलोकॉर्डेटा क्या होता है, या वर्टिब्रेटा क्या होता है। सिंपल सी बात है, इन तीनों जो हम यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा बता रहे हैं, इन तीनों जगहों पे क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड तो पाया जाएगा, लेकिन लाइफ के किस स्टेज में और कहां तक इनके साथ है उसके हिसाब से 3 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। तो पहले हम जान लें किसके बारे में, यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा ग्रुप के मेंबर होते हैं, यूरोकॉर्डेटा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, इनके यहाँ नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड नामक संरचना होती है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो होता है, अगर इनको हम देखें, जैसे इनके शरीर को देखें, तो हेड हो गया, कॉलर हो गया और ट्रंक हो गया। तो यहाँ जो लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज में देखा गया कि जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, इनके यहाँ लार्वा स्टेज में, इनके पूंछ वाले इलाके में क्या पाया गया, नोटोकॉर्ड पाया गया। लार्वा स्टेज में ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड। लार्वा स्टेज में इनके यहाँ नोटोकॉर्ड पाया जाता था, कहाँ पे, पूंछ वाले इलाके में इनके। लेकिन जैसे ये वयस्क होते थे, मान लीजिए जो लार्वा स्टेज है वो वयस्क में जब होता था, जब वयस्क में होता था तो होता क्या है, इनके यहाँ टेल जो है गायब हो जाती है, पूंछ जो है इनकी गायब हो जाती है। अब पूंछ गायब होने के शर्म में, मान लीजिए आपके पास से एक चीज गायब हो गई, जब भी कोई चीज गायब हो गई तो थोड़ा शर्म के मारे इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर एक मेम्ब्रेनस संरचना बना ली एडल्ट स्टेज में, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिक मेम्ब्रेन या ट्यूनिक झिल्ली, ट्यूनिक झिल्ली या ट्यूनिक मेम्ब्रेन। और ट्यूनिक मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होने की वजह से, ट्यूनिक मेम्ब्रेन की वजह से, के प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, उनके यहाँ देखा गया कि नोटोकॉर्ड नामक संरचना केवल और केवल लार्वा स्टेज में पाई जाती है। वयस्क स्टेज में क्या होता है, चूंकि इनके पास जो नोटोकॉर्ड था वो कहाँ था, इनके टेल रीजन में था, और वयस्क स्टेज में इनके अंदर क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसे, रिट्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से इनकी टेल गायब हो गई, पूंछ गायब हो गई, और पूंछ गायब हो गई तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, बेचारे का नोटोकॉर्ड भी गायब हो गया। लेकिन अगर किसी इंसान में नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी स्टेज में हो तो हम बोलते थे कि वो कॉर्डेटा का मेंबर होगा। तो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, केवल केवल लार्वा स्टेज में पाया जाता है, वो भी टेल वाले रीजन में, पूंछ वाले इलाके में। क्लियर है, तो इन्हें बोला गया यूरोकॉर्डेटा। फिर बात आती है किसकी, सिफाइलोकॉर्डेटा की, बात आती है किसकी, सिफाइलोकॉर्डेटा की, सिफाइलोकॉर्डेटा। जब बात आती है सिफाइलोकॉर्डेटा की, तो यहाँ सिफाइलोकॉर्डेटा में जो पाए जाने वाले मेंबर थे,
उनके यहाँ पूंछ जो है उनके यहाँ जो बॉडी है ऐसे स्पिंडल शेप होती थी, और इनके यहाँ जो नोटोकॉर्ड नामक संरचना होती है वो पूरे शरीर में यानी सर से लेकर टेल तक पाई जाती है। तो इनके यहाँ इनको बोला गया सिफेलोकॉर्डेटा, यानी यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड थी, जो नोटोकॉर्ड यहाँ पे थी सर से लेके पूंछ तक थी, सिर से लेके पूंछ तक थी। फिर हमारे पास आते हैं वर्टिब्रेटा। क्या आते हैं भैया? वर्टिब्रेटा आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में देखा गया कि यही नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ तो परसिस्ट नहीं करता है, लेकिन यही नोटोकॉर्ड नामक जो संरचना है वो चेंज हो जाता है। किसमें? नोटोकॉर्ड नामक जो संरचना है वो चेंज हो जाता है। किसमें? दो चीजों में। नोटोकॉर्ड नामक जो संरचना है वो चेंज हो जाता है। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में। रज्जु रज्जुक बना लेता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होने की वजह से, यानी नोटोकॉर्ड लाइफ में था लेकिन नोटोकॉर्ड क्या हुआ? परसिस्ट नहीं किया थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया कहाँ पे? वर्टिब्रल कॉलम में। तो इन्हें हम बोलने लगे, नया नाम देने लगे, बोलने लगे क्या? वर्टिब्रेटा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। फिर फर्दर वर्टिब्रेटा को भी हम क्लासिफाई किए। वर्टिब्रेटा को जब हम क्लासिफाई किए तो नोटोकॉर्ड तो था, लेकिन नोटोकॉर्ड कहाँ पे कन्वर्ट हो गया था? ये कन्वर्ट हो गया था हमारे किसमें? वर्टिब्रेटा की बात कर लें, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रेटा की बात करें तो इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया। वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, तो इनको जाके प्रेजेंस एंड एब्सेंस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि पहले बोला गया अगर इनके पास जॉ है, जॉ के हिसाब से, जॉ मतलब समझ रहे हैं? जबड़ा। तो कहीं जबड़ा नहीं था। जबड़ा अगर पाया जाता था, यानी जबड़ा एब्सेंट हो तब, और जबड़ा प्रेजेंट हो तब। जब जबड़ा एब्सेंट था तो इन्हें बोला गया एग्नैथा। क्या बोला गया? एग्नैथा। यानी इनके पास जो है जबड़ा नहीं हुआ करता था। साइक्लोस्टोमेट पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल में? साइक्लोस्टोमेट। फिर बात आई कि भैया वर्टिब्रेट हैं लेकिन जबड़ा भी है। वर्टिब्रेट हैं, जबड़ा भी है। अगर जबड़ा है तो इन्हें बोला गया ग्नैथोस्टोमा। क्या बोला गया? ग्नैथोस्टोमा। ग्नैथोस्टोमा यानी जबड़ा है इनके पास। जबड़ा है इनके पास तो ग्नैथोस्टोमा बोल दिया। ग्नैथोस्टोमा मतलब जबड़ा है, ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जबड़े भी पाए जा रहे हैं तो उन्हें बोला गया ग्नैथोस्टोमा। अब ग्नैथोस्टोमा अगर है मतलब जबड़ा भी है, तो देखा गया कि चलने के लिए फिन्स का इस्तेमाल करते हैं या लिम्ब्स का। इसका भैया? फिन्स का। अगर फिन्स प्रेजेंट है या लिम्स है, लिम्स मतलब समझ रहे होंगे पैर हाथ, लिम्स है। फिन्स या लिम्स के हिसाब से इन्हें क्लासिफाई किया गया। तो फिन्स जहां पे पाया गया उसे बोला गया क्या? पिसीज। पाइसीज बोला गया, यानी मछलियों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग वहां। इसके बारे में? मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर जहां पे लिम्स पाए गए वहां पे देखा गया क्या उनते भैया? तो एम्फीबियंस यानी उभयचर। एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ। रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी सरीसृप के बारे में पढ़ते हैं। एप्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी बर्ड्स के बारे में। और फिर मैमल्स। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ध्यान में रखते हुए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ध्यान में रखते हुए, खाली हम बात कर लें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड जहां था उन्हें हमने कॉर्डेटा बोला। नोटोकॉर्ड जहां नहीं था उसे हमने क्या बोला? नॉन कॉर्डेटा बोला।
फिर हमने ऐसा भी देखा कि कभी एक ऐसा ट्रांजिशन ऑर्गेनिज्म भी मिले जहां पे नोटोकॉर्ड नामक संरचना अपीयर तो हुई, लेकिन नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली वो थी नहीं, इसलिए उन्हें बीच में रख दिया गया और बोला गया क्या कि ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच के, और उनको बोला गया हेमी कॉर्डेटा। हेलेनोग्लासर्स और साइकोग्लासस के बारे में पढ़ते हैं। फिर बात आई भैया कि नोटोकॉर्ड इनके पास है, तब की बात कर लें तो नोटोकॉर्ड लाइफ के किस स्टेज में इनके पास थी, उसके हिसाब से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हम तीन हिस्सों में बांटते हैं इन्हीं कॉर्डेटा को। कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, जिसे कि हम सिफाइलोकॉर्डेटा, जिसे कि हम क्या बोला करते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोला करते हैं। यूरोकॉर्डेटा में देखा गया कि जो लार्वा स्टेज होती है, जो लार्वा स्टेज होती है, उस स्टेज के दौरान इनके पूंछ में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड नामक संरचना पाई जाती है। लेकिन लार्वा स्टेज जैसे ही वयस्क में परिवर्तित होता है तो उसकी टेल यानी पूंछ गायब हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के तहत जब इनका पूंछ गायब हो जाता है, तो पूंछ ही नहीं है तो नोटोकॉर्ड होगा ही नहीं, तो देखते हैं कि इनके ऊपर ट्यूनिक मेम्ब्रेन बन जाने की वजह से इनको दूसरा नाम भी देते थे ट्यूनिकेटा, इनको अलग रख दिया गया। फिर देखा गया सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं जहां पे नोटोकॉर्ड सर से लेके पूंछ तक पाई जाती है, उन्हें बोला गया सिफेलोकॉर्डेटा। फिर आया हमारा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हम बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करता है थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड बल्कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। और फिर वर्टिब्रेटा की ही बात करें, यानी जहां नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं किया, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया, उन वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो फिर फर्दर हमने क्लासिफाई किया। हमने बताया अगर इनके पास जबड़ा है तो हमने बोला ग्नेथोस्टोमा, ठीक है। अगर जबड़ा नहीं है तो एग्नेथा बोला। एग्नेथा में हमने जॉलेस फिशेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हम साइक्लोस्टोमेट के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने देखा जबड़ा है तो ग्नेथोस्टोमा के मेंबर हैं, लेकिन ये चलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखा कि अगर फिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पीसीज में रखा गया, मछलियों में रखा गया। अगर लिम्स का इस्तेमाल करते हैं यानी पैरों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लिम्स हैं इनके पास, तो हमने चार अलग क्लासेस बनाई इनकी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरह से जब देखा होगा कि मैमल्स तक पहुंचते पहुंचते फाइलम की शुरुआत हुई थी पोरीफेरा से, फिर सिलेंट्रेटा से, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद हम हेमीकॉर्डेटा का जिक्र करते हैं, ठीक है। हेमीकॉर्डेटा हो गया, फिर हम आते हैं किसमें, कॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में आते हैं तो हम पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेट यानी जॉलेस फिशेस के बारे में। फिर जॉलेस फिशेस के बाद हम आते हैं ग्नेथोस्टोमा में, जब तो पढ़ते हैं पीसीज के बारे में, देखते हैं जहाँ पे फिन्स स्ट्रक्चर है उनके मूवमेंट के लिए। फिर जहाँ पे लिम्स था वहां पे हमने एम्फीबियंस देखा, बर्ड्स देखा, रेप्टाइल देखा और मैमल्स देखा। तो ऐसे अगर शुरू से सोचना चालू करेंगे कि कैसे क्लासिफाई किया गया, तो लगभग अब धीरे धीरे अगर जैसे मान लीजिए हमने मैमल बोला, तो आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है मैमल के बारे में कि भैया इनके पास जॉ है, इनके पास लिम्स हैं, फिर इनके पास नोटोकॉर्ड जो था वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया, फिर क्या है भैया, तो इनका ट्रू बॉडी मतलब इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब आपको पता चल गई। तो अगर कोई बोले कि मैमल है तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके बारे में है, बर्ड्स बोला है तो उतनी इंफॉर्मेशन आपके बारे में है, फिर फर्दर इनके अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, दैट्स गुड। तो ऐसे ऐसे करके जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल का, तो प्राणी जगत को बहुत ज्यादा टफ ना बनाए। यही सब कैरेक्टरिस्टिक अब अपने एनसीईआरटी खोल के देखिएगा तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, यही सब लाइनें अब ऐड होती गई हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू बॉडी कैविटी है, नहीं है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यही सब बातें अब लिखी गई हैं जिसको आप रट रहे होते हो। तो बेसिक सी बात है, इस पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को आप समझ जाएं और एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो केवल आपको केवल और केवल क्लासिफिकेशन के बाद कुछ याद करना होगा, तो वह बस नेम्स, जो भी एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए, तथाकथित एग्जाम्पल, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से बाहर से नहीं पूछा जाता। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को अगर पढ़िए आप, किसी भी फाइलम को पढ़िए, तो सबसे पहला जो पार्ट हम खत्म करेंगे वो एनिमल क्लासिफिकेशन का है कि हमें क्लासिफिकेशन के बारे में जानना ही होगा। फिर यही क्लासिफिकेशन की बातें जो हैं आप अब इसी क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को, लेक्चर को देखिए और हर फाइलम में देखते जाइए, इसी बात की रिपीटेशन है बार बार। तो अपने स्टडी को स्मार्ट बनाइए, अपने स्टडी को क्या करिए, स्मार्ट बनाइए, ऐसे मत बनाइए कि आप गधों के तरीके से रटे जा रहे हैं।
यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि इसमें ये है, और सब में कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जुड़ते जाएंगे। कहीं पे पहली बात एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा जहां अंग की जिक्र होगा, कहीं पे नर्वस सिस्टम का जिक्र होगा, कहीं पे डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा होगा, इन सब बातों का जिक्र होगा। इन सब बातों का जिक्र होगा, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे फेवरेट स्लाइड आपका धन्यवाद। धन्यवाद है, तो जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय टाटा, तब तक के लिए मौज मस्ती कंटिन्यू रहे।